एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ये देखिए, पहला क्वेश्चन में ही आप यहाँ पर प्रश्न आकृति देख पा रहे होंगे। प्रश्न आकृति में आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरह से आकृति, ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये मुड़ गया है और यहाँ पर एक गोलाकार लिए हुए है आकृति। तो इसके जैसा जो है आकृति आप देखें तो बी भी है, सी भी है, लेकिन डी कुछ अलग है यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ अलग है। और हमारा जो प्रश्न ही है क्या है कि 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका डी। अगला हम क्वेश्चन देखें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए बी सी डी ई में आप देख रहे हैं कि ए में जो सफेद वर्ग हैं और एक काला वर्ग है, वो किस तरह से काला वर्ग जो है सफेद वर्ग के नीचे में ये है। यहाँ पर भी हम देखें तो यहाँ पर भी काला जो वर्ग है वो सफेद के नीचे में है। यहाँ पर हम देखें तो ये जो काला वर्ग है वो नहीं है सफेद के नीचे में। यहाँ पर डी में देखें तो ये है। तो उस हिसाब से हम देखें तो सी उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा जो कि बाकी से अन्य प्रदर्शित हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि एक वर्ग के भीतर में एक वृत्त है जो 4 भागों में बटा हुआ है। 4 भागों में बटा हुआ है। यहाँ पर हम देखें तो एक जो है 1/4 वृत्त है जिसका जो नुकीला भाग है बाहर की ओर है और उसके पीछे में हम देख रहे हैं किस तरह से लाइन खींची हुई है। यहाँ पर बी में देखें तो उसका नुकीला भाग अंदर की ओर है। जैसा वृत्त का 1/4 वृत्त है उसका ये जो नुकीला भाग है ये अंदर की ओर है। इसमें भी देखें तो ये अंदर की ओर है, यहाँ पर भी देखें तो अंदर की ओर है और ठीक उसके सामने में एक लाइन खींची हुई है ना, ये इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर ये अपना जो है चेहरा जो है बाहर की ओर कर दिया है, मतलब ये नुकीला भाग जो है आप देख रहे हैं ये बाहर की ओर है, इसलिए ए ऑप्शन जो है अन्य से अन्य प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ पर हम चौथा नंबर का क्वेश्चन देखें। चौथा नंबर के क्वेश्चन में एक वर्ग को 3 बराबर भागों में बांटा गया है और लिखा है 1/3, तो ये 1/3 को प्रदर्शित कर रहा है। उसी प्रकार से हम देखें यहाँ पर सी में, तो सी में यहाँ पर बांटने को 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन ये आधा हुआ 1/2 और फिर 1/2 का आधा 1/4 हो गया, तो ये भी सही रूप से ये प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ पर भी देखें ये डी भाग में भी, तो ये भी 1/4 को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन आपका ये देखिए बी नंबर का जो प्रश्न चित्र है यहाँ पर ये 1/3 को प्रदर्शित कर रहा है जबकि ये 1/2 होना था, तो इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। अगला हम प्रश्न देखें भाग 2 में। भाग 2 में क्या है कि बाईं ओर जो है प्रश्न चित्र है और दाईं ओर एबीसीडी है। तो यहाँ पर 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। इसमें से उत्तर चित्र में से हम देखें तो प्रश्न चित्र के समरूप जो है चित्र को हमको चुनना है। यहाँ पर जैसे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, इसके समरूप ही ऐसा कौन सा चित्र है। आप देखते हैं कि ये वाला आकृति आप जैसा ही देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से 3 समान आकृति एक दूसरे के ऊपर में आरोपित हैं। क्या इसी तरीके से है ए में? ए में देखें तो नहीं है, इसलिए ए जो है उत्तर नहीं होगा। हमको कौन सा उत्तर ढूंढना पड़ेगा? चित्र के समरूप चित्र को। फिर हम देखते हैं बी में है जैसा वैसा ही है, लेकिन सी में हम देखें, सी में देखें तो यहाँ छोटा ही आरोपित है, एकदम कम भाग ही आरोपित है, इसलिए सी भी नहीं होगा। और डी में भी देखें तो ये आरोपित उस प्रकार से नहीं है, होना चाह इस प्रकार से, लेकिन ये है नहीं। तो यहाँ पर हम देखें तो प्रश्न चित्र के समान बी ही इसका सही उत्तर होगा। ये समरूप चित्र प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखें। यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये प्रश्न है। यहाँ पर एक वृत्त है, यहाँ पर एक आंख जैसा आकृति है, ये नाक जैसा, एक आंख जो मूंदा हुआ है और ये मुंह है जैसा लग रहा है ना। तो इसके समान कौन सा आकृति है आप देख रहे हैं। पहला तो ये कि इस तरह से ये इधर जो है लाइन खींचा हुआ है और ये खड़ी लाइन इस तरह से है ए में, ठीक है, ए में है। बी में नहीं है तो इसको काटते हैं। सी में और डी में है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ये जो गोला है इसका जो आधा भाग है और इधर आपके बाईं ओर काला है। यहाँ पर देखें तो दाईं ओर काला है इसलिए नहीं है, यहाँ पर बाईं ओर काला है, यहाँ पर भी बाईं ओर काला है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं ये जो नाग जैसी आकृति है ना, ये इस तरह से कौन से में है, आपके सी में है, सी में नहीं है। सी में थोड़ा सा ये होना था लेकिन नहीं है, इसलिए सी नहीं होगा। अब बच गया आपका डी, डी जो है इसके समरूप प्रदर्शित हो रहा है, तो ये इसका सही उत्तर है। फिर अगला हम देखें, यहां पर आप देख रहे हो कि एक त्रिभुजनुमा आकृति है और हम देख रहे हैं कि नीचे में 1 2 3 लाइन है, ठीक है।
ठीक है, ये दिशा इसका परिवर्तन हो सकता है, उलटफेर हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि ये जो अंतिम लाइन है, वो अंतिम लाइन ये ऊपर की ओर चढ़ गया और फिर ये इस तरह से मुड़ा है और यहाँ जा करके ये इस तरह से मुड़ गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हल्का सा दवात का द जैसा दिखाई दे रहा है। क्या ए में है? ए में हम उस टाइप का देखें तो दवात का द तो ये इधर से होना था, लेकिन ये इधर जाके मुड़ गया है, इसलिए ए नहीं होगा। फिर हम देखें ये भी दवात का द जैसा जो बना है वो इस तरह से मुड़ा हुआ है इधर से, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर हम ये भी देखें यहाँ पर भी उल्टा मुड़ा हुआ है, इसलिए सी भी नहीं होगा। यहाँ पर डी में देखें तो ये जैसा मुड़ना चाहिए है ना दवात का इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से ये मुड़ा हुआ है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला हम देखें यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ भीतर में आपको एक दिखाई दे रहा होगा आकृति, चौकोन जैसा आकृति, ठीक है, चौकोन जैसा आकृति आपको दिखाई दे रहा होगा। और बाईं ओर के ऊपर वाला भाग में, बाईं ओर कहने से इधर, इसके ऊपर वाले भाग से किस तरह से ये दो लाइन निकली हुई है, क्या इस प्रकार से? यहाँ पर तो दाईं ओर से निकली है, इसलिए ये नहीं होगा। फिर हम देखें यहाँ पर निकली है, ठीक है, लेकिन पंखुड़ी जो है उसके समान है क्या? पंखुड़ी जो है आप देख पा रहे होंगे, पंखुड़ी में ये वाला आकृति आपका जिस तरह से है यहाँ पर उस तरह से ये नहीं है, इसलिए बी भी नहीं होगा। फिर सी में देखें, सी में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर और वहां हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो आकृति है ना आपका इधर का, ये जो है उसके समरूप नहीं है, थोड़ा सा ये नुकीला भाग लिया हुआ है, इसलिए सी भी नहीं है। आपका डी देखें तो डी, हम सब चीजों को देख रहे हैं तो डी प्रश्न चित्र जैसा ही है, समरूप, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं भाग 3 को। भाग 3 में यहाँ बाईं ओर प्रश्न चित्र है और दाईं ओर उत्तर चित्र दिए गए हैं। यहाँ पर प्रश्न चित्र में एक भाग जो लुप्त भाग है, अब हमको जो है उत्तर चित्र में से लुप्त भाग को लाना है और ये जो पैटर्न है इसको पूरा करना है, ठीक है। अब देखें कि कौन सा है ऐसा भाग जो इस पैटर्न को पूरा करेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो काला रंग का आपका देख रहे हो आप, ये बड़ी आयत इसको मान लें और उससे जुड़ा हुआ एक छोटी आयत है, ठीक है। ये तो बाहर की ओर है आपकी बड़ी आयत, फिर ये इधर घूम गया, अब इधर आ गया, यहाँ पर बड़ी आयत हो गया और फिर ये यहाँ पर घूम करके यहाँ आ गया। अब की बार ये घूमेगा तो यहाँ पर जो है बड़ी आयत आ जाएगी और उससे जो है जुड़ा हुआ जो है छोटी आयत जो है इस प्रकार से काला रंग का ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ए में है, ए में देख रहे हैं ये जो है आयत नहीं है, ये वर्ग जैसा आकृति दिया है, इसलिए ए नहीं होगा। बी में हम देखें तो बी में हमने जैसा सोचा था वैसे ही है, इसलिए बी इसका सही होगा। लेकिन आप सी में देखें तो सी में जो है इस तरह से बाहर में नहीं है, ये बड़ा आयत यहाँ होना था इसको, इसलिए सी को हम खारिज करते हैं। और डी में भी कुछ ऐसा ही है, इधर होना था जबकि इधर है, ठीक है, इसलिए सही उत्तर आपका बी होगा। फिर आगे हम देखें प्रश्न को, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसा कौन सा इसमें किस प्रकार का चित्र होगा। देखिए वर्ग को हम पूरा करें और ये इस वृत्त को पूरा करें। ये जो वृत्त को पूरा करें तो आप देख रहे हो कि बाईं ओर के ऊपर हो, ये आपके बाईं ओर और ये उसके ऊपर में इस तरह से वृत्त का ये छोटा सा भाग आएगा। ए में है क्या? नहीं है। बी में हम देखें ये है, इसलिए बी को आप रहने देते हैं। सी और डी में देखें तो इस प्रकार से नहीं है, तो सी और डी भी खारिज हो जाएगा, तो सही उत्तर आपका बी ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वर्ग को भी पूरा करने के लिए खंड इसमें मौजूद है, ठीक है, तो ये बी इसका सही उत्तर है। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न, 11वां नंबर का प्रश्न। 11वां नंबर के प्रश्न में हम देखें इस वर्ग को यदि पूरा कर दें तो क्या होगा। जिस तरह से ये आपका एम जैसा ये आकृति है ना, ये देखिए एम जैसा आकृति यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही आकृति बनेगा, एम जैसा आकृति ये होगा। तो ये इस प्रकार से कौन सा है, कौन सा आकृति है आप देख पा रहे हो। ए में देखिए आपका ये इस तरह से है, लेकिन बी में भी तो है, सी में भी है और डी में भी है। फिर हमको और कुछ ढूंढना पड़ेगा। अब इसके भीतर में आप देख रहे हो कि यहाँ पर तो ये काला रंग का भाग है और उसके जस्ट अपोजिट साइड में ये काला रंग का भाग है। तो अब की बार यहाँ देखिए यहाँ पर सफेद है, तो इसके अपोजिट में ये सफेद रहेगा। तो यहाँ पर है सफेद, जी हाँ ये सफेद है, ये वाला भाग सफेद है, यहाँ पर भी सफेद है, यहाँ काला है इसलिए खारिज होगा, और यहाँ भी सफेद है तो ये रहने देते हैं। फिर और देखते हैं और ऐसी क्या चीज है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये भीतर वाला काला हिस्सा जो है यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, इसलिए डी भी ये खारिज होगा। फिर हम देखते हैं कि ये जो भाग है ये काला है और इसके अपोजिट में भी काला रंग का है, ये इधर सफेद है तो इधर भी क्या होगा, सफेद होगा। इसमें सफेद है इसमें काला है, इसलिए बी खारिज होगा, ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखें 12वां नंबर का प्रश्न। 12वां नंबर का प्रश्न हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ये वर्ग को पूरा करने से क्या किस तरह से चित्र होगा देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो
कि ये भीतर में जो है आपका इस तरह से काला बिंदु होगा, उसको घेरा हुआ एक वृत्त होगा, और वहां पर हम देखें तो जिस तरह से ये एस आकृति है, ये भी एस आकृति है, और ये देखें ये उल्टा एस है, तो ऐसे ही यहाँ पर ये उल्टा एस बनेगा, है ना। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस मोड़ पर आपका ये सफेद गोला होगा। तो है यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये बाहर अंदर में होना चाहिए था, इसको यहाँ पर ये काला रंग वाला बिंदी जो यहाँ पर होना था, इसलिए नहीं है, तो ये हटाइए। और बी में उस प्रकार में भी नहीं है। आपका देखें सी में जो है ये गोला जो है ऊपर की ओर होना था, और ये एस नहीं होना था, ये होना था उल्टा एस, इस तरीके से, तो ये सी भी नहीं है। आपका डी देखें तो ये उल्टा एस भी है, और ऊपर में सफेद गोला भी है, और इधर जो है काला बिंदी के ऊपर में एक वृत्त घेरा हुआ है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला हम क्वेश्चन देखें भाग 4 में जो है आप देख पा रहे हैं कि श्रेणी क्रम परीक्षण है, 3 आकृति दिए हुए हैं, चौथा आकृति आपका नहीं दिया हुआ है। ये ठीक पैटर्न को पूरा करने वाला जैसा प्रश्न है, यहां पर घूमता था कुछ इस तरीके से, है ना, यहां पर 1 2 3 को दे देता था और एक पैटर्न नहीं दिया रहता था। लेकिन अब के बाद जो प्रश्न है श्रेणी क्रम में, ये इस तरह से घूमने वाला नहीं है, ये आगे बढ़ने वाला जो है क्रम है। तो क्या होगा अगला आकृति, उसको जो है आपको उत्तर चित्र से ढूंढना है। यहां पर देख रहे हैं कि ये पहला नंबर का चित्र, फिर ये दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर का, और ये चौथा नंबर का कौन सा चित्र होगा, उसको जो है हम उत्तर चित्र से छांटने वाले हैं। यहां पर हम देखें कि एक दर्पण जैसे लगा दें हम, तो दर्पण लगा दें तो यहां पर ये देख रहे हो कि ये आपके बाएं साइड की ओर जो है काला रंग का है, अब की बार ये क्या हो गया है, दाएं साइड की ओर होगा। तो ये दोनों चित्र जो है आपस में दर्पण प्रतिबिंब जैसे हैं, तो ये पहला और चौथा नंबर का भी चित्र इसी प्रकार से होगा। एक त्रिभुज बनेगा जो बराबर 4 भागों में बटेगा इस तरीके से, और यहाँ पर ये कट होगा, और यहाँ देख रहे हो कि ये काला रंग का भाग है, तो अब की बार जो काला रंग का भाग यहाँ पर होगा। तो हम देख रहे हैं ये आपका बढ़ जाएगा यहाँ से, ठीक, ये काला रंग का रहेगा। तो क्या ए में है, नहीं है। बी में देखें तो नीचे में है, ये काला रंग का इसलिए नहीं है। सी में देखें तो हाँ ये ऊपर में काला रंग का है, इसलिए सी क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। और डी जो इधर है काला रंग का, इसलिए नहीं है, तो सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। फिर अगला हम देखें, यहाँ पर देखिए 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हो कि एक छल्ला है, और छल्ला में आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक गहरा काला रंग का है, और यहाँ पर ये गहरा काला रंग का बना हुआ है। अगली बार हम देखें तो यहाँ पर दोनों क्या हो गए हैं, ये दोनों एक जगह में जुड़ गए हैं, मतलब ये थोड़ा सा आगे बढ़ा और ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो यहाँ पर आकर के दोनों क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। फिर हम देखें तो क्या हो रहा है कि अब ये काला रंग का भाग जो नीचे की ओर चला गया, ये ऊपर की ओर चला गया, यानी एक एक कदम आगे की ओर बढ़ रहा है। तो उस प्रकार से हम देखें ए में देखिए एक कदम और आगे की ओर ये बढ़ गया काला रंग का, और ये जो है आपकी लाइन जो है ये नीचे की ओर आएगा। तो ए तो बराबर जो है इस प्रकार से श्रेणी क्रम को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए ए सही होगा। बी में हम देखें तो बी, सी और डी में कुछ इस तरीके से नहीं है। यहां पर आपको जो छल्ले में ध्यान से देखना होगा ये काला रंग का भाग, तो ये तभी आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो ए इसका सही उत्तर होगा। फिर हम देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न में। 15 नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हो कि टी जो है ये उल्टा टी है, और ये देखिए सीधा टी, और ये सीधा टी। तो हम देखें तो ध्यान से ये आपस में बराबर है, तो इसके जैसा जो है ये होगा आपका, ये यहाँ पर बनेगा उल्टा टी, ठीक है, ये उल्टा टी तो बन जाएगा। फिर देखें और बाकी चीजों को, सब देख रहे हैं कि उल्टा टी है, केवल डी नहीं है, इसलिए डी को हम खारिज करते हैं। और फिर देखते हैं बाकी चीजों को भी। यहाँ पर आपका तीर का निशान ऊपर की ओर गया, फिर इधर की ओर गया है, फिर ये देख रहे हैं कि नीचे की ओर गया, फिर अब की बार जो तीर होगा वो इधर होगा। तो इधर वाले तीर आप देख रहे हो कि बी नहीं है, इसलिए बी खारिज होगा, आपका ए और सी इस प्रकार से है। फिर देखते हैं दूसरा चीज को। दूसरा यहाँ पर देख रहे हो कि आपका ये काला और सफेद, और ये काला और सफेद, और ये काला और काला, ये दोनों बराबर हैं। इसके जैसा ही यहाँ पर ये प्रदर्शित होगा। आप देख रहे हो कि ये 2 भागों में बंटना चाहिए, और ये काला रंग का होना चाहिए, और ये भी पूरी तरह से काला होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखें तो आपका ए जो है जैसा हमने सोचा था वैसा ही है, तो ए इसका सही उत्तर होगा। सी में हम देखें तो सी में इस प्रकार से नहीं है, भीतर का पूरा काला हो गया, इसलिए सी खारिज होगा, सही उत्तर होगा आपका ए। फिर अगला हम प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पर 16वां नंबर का प्रश्न। 16वां नंबर के प्रश्न में हम देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हो ध्यान से, ये जो मुड़ा हुआ है ये आकृति ये इस ओर है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ अभी ये जो मुड़ा हुआ आकृति का जो है ये ऊपर की ओर खुला हुआ है। फिर हम ये देखते हैं कि अब की बार जो है इधर की ओर आ गया,
अब देखेंगे तो नीचे में की ओर इस तरह से रहेगा आपका, ये नीचे की ओर, तो ये है ए में, नहीं है। फिर देखते हैं बी में है, सी में है, डी में है, ठीक है। तो अब हम और भी चीजों को देखें, यहां पर आपका काला बिंदी और ये नीचे में सफेद बिंदी, फिर ये ऊपर चला गया, ऊपर में काला, नीचे में सफेद आ गया। फिर उसके बाद ये देखें, इधर देखें इसमें तो इधर आ गया है और फिर इधर। अब की बार जो काला बिंदी आएगा वो नीचे की ओर रहेगा काला बिंदी, ऊपर की ओर क्या रहेगा, सफेद रहेगा। तो हम बी में देखें तो जस्ट वैसा ही है, सी में देखें तो दोनों तरफ काला है इसलिए नहीं होगा, और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ऊपर की ओर काला है जो कि नहीं होगा, तो डी भी खारिज हो रहा है। आपका सही उत्तर आ जाएगा बी। जैसा हम श्रेणी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं तो बी ही उस प्रकार से प्रदर्शित हो रहा है, तो ये सही उत्तर होगा। क्या है कि प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्र के 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में 1 प्रश्न चिन्ह है, और प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में किसी विधि से जो है वो उसमें क्या है, एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे चित्र प्रश्न चित्र में भी ये होना आवश्यक है। तो हमको उत्तर चित्र से उस उत्तर का चयन करना है जो कि प्रश्न चित्र को क्या करे, प्रतिस्थापित करेगा, और जैसा इन दोनों के बीच में संबंध है वैसा ही संबंध इनके बीच में हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखें हम कि ये क्या है, यहाँ पर एक पंचभुज है, पंचभुज को 2 भागों में बांटा गया है, और ये ऊपर का चतुर्भुज बन गया है ना, और नीचे का जो है आपका 1 2 3 4 5 ये पंचभुज ही है, ठीक है। और यहाँ पर देखें ये भाग जो है रंगीन है, अब के बाद जो इसके अपोजिट साइड जो है ये रंगीन है, तो यहाँ पर भी हमको एक पंचभुज बनाना पड़ेगा। पंचभुज बना लिए, ठीक है, पंचभुज बना लेंगे और हम इसको जो है 2 भागों में बांट देंगे। यहाँ पर आपका ये भाग रंगीन है तो अब की बार ये भाग रंगीन होगा, और ये देखिए चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है। हम देखें ए में उस प्रकार से है, नहीं है। फिर बी में देखें तो भी नहीं है। सी में देखें तो सी में उस भाग को रंगीन किया गया है जैसा हमने चाहा था, तो सी इसका सही उत्तर होगा। और साथ में ये भी देखें, ये क्या है आपका चतुर्भुज है, लेकिन यहाँ पर ये त्रिभुज है इसलिए डी भी नहीं होगा, तो सही उत्तर होगा इसका सी। फिर अगला हम प्रश्न देखें, यहाँ पर एक वर्ग है, फिर पंचभुज है, और नीचे में देखें एक त्रिभुज है। अब की बार क्या हुआ है, एक त्रिभुज जो है आगे चला गया है इधर, और चतुर्भुज जो है इधर नीचे में आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से संबंध है। तो अगली बार यहाँ पर क्या होगा, नीचे में आ जाएगा, और ये जो वर्ग है ये ऊपर की ओर चला जाएगा, और यहाँ त्रिभुज में जैसा है त्रिभुज वहीं पर रहेगा। तो क्या होगा, ए में है, नहीं है। फिर बी में देखें तो बी में हाँ जैसा सोचे थे वैसा ही है बी में, तो बी इसका सही उत्तर होगा, है ना। और सी में देखें यहाँ पर त्रिभुज लगा हुआ है, यहाँ पर जो है आपका देखें चतुर्भुज ऊपर में है और ये नीचे में गोला है, इसलिए सी और डी दोनों नहीं होगा, सही उत्तर होगा आपका बी। अब देखें 19 नंबर का प्रश्न। 19 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हो कि किस तरह से ये आकृति है। यहाँ पर कुछ जेड जैसा ये लिखा हुआ है ना, जेड जैसा लिखा हुआ है। फिर हम उसको देखते हैं, ये थोड़ा मुड़ गया, ये जो सफेद रंग का गोला है इधर चला गया, और ये काला रंग का गोला इधर आ चला गया, यानी कुछ इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज जो है ये घुमा है। तो अब के बार जो है ये है जो हमारा चित्र है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज जो है घूमेगा, और ये जो आकृति है ना इधर से खांच, ये इस तरह से ये हो जाएगा, और ये इस प्रकार से। तो हम देखें ए में है, जी हाँ ए में है, जैसा हमने सोचा था वैसा ही है, तो ए इसका सही उत्तर होगा। बी में कुछ इस प्रकार से आकृति है, ये नहीं है। सी में जो है ये क्लॉकवाइज घूम गया है इसलिए सी भी नहीं है। डी में जो है ये भी नहीं है, ये कुछ और ज्यादा ही घूम गया, आपका सही उत्तर होगा ए। फिर अगला हम प्रश्न देखें, यहाँ पर बी का प्रश्न देखें हम, यहाँ पर पहले ही प्रश्न चित्र में कुछ इस तरह से मुड़ा है, फिर ये इस तरह से मुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, दूसरे चित्र में ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं, यानी ये पलट गए हैं, है ना, ये इधर से पलटा, ये इधर से पलटा, है ना। तो फिर इस तरह से आकृति बन गया। अब के बाद जो ये जो चित्र है ये आप ध्यान से देख रहे हैं, कुछ इस तरह से है ना, और ये इस तरह से ये भी पलटेगा, और पलटेगा तो क्या हो जाएगा, पलटेगा तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये यहां से ये वाला चित्र जो है ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो है ए में, नहीं है। फिर बी में देखें ये भी नहीं है, सी में भी देखें नहीं है, हाँ डी में देख रहे हैं, डी में उस प्रकार से आकृति ये बनी हुई है, ठीक है। तो ये डी इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला हम प्रश्न देखें, भाग 6। भाग 6 में प्रश्न चित्र में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग या वृत्त, क्या एक भाग बाईं ओर दर्शाया गया है, दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ABCD में दर्शाया गया है, और दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करना है और अपने उत्तर में उसको दर्शाना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये त्रिभुज बन सकता है या वर्ग, पहले इसको देख लीजिए। विकल्प को देखते हुए ये हमको क्या लग रहा है, ये त्रिभुज ही बनेगा कुछ इस तरह के, है ना। अब ये इस तरह से देखें तो ये आकृति नहीं है, ये आकृति नहीं है, तो थोड़ा सा इसको और बढ़ा दें त्रिभुज जैसा, ठीक है। ये वाला आकृति हम ढूंढ लें,
तो हाँ, इस प्रकार से आकृति हम देखें तो आपका जो है ए ऑप्शन जो है सही जा रहा है, और बाकी हम बी सी डी में देखें तो इस प्रकार से नहीं है, ए इसका सही उत्तर है। अब देखें हम दूसरा चित्र में हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ इसको हम यदि वर्ग बनाएं तो किस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पर ये मुड़ा, फिर ये नुकीला आया, ठीक। यहाँ पर हम देखते हैं ये भी मुड़ा और नुकीला आया, फिर हम इसमें देखें इसमें भी, चलिए ठीक है, सब में है। फिर उसके बाद ये वाला भाग को हम देखते हैं, इस तरह से मुड़ा हुआ है, ये बाहर की ओर ये थोड़ा सा चौड़ा है। यहाँ पर देखें तो सकरा है, इसलिए ए नहीं होगा। यहाँ ये चौड़ा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी सकरा आ गया है, सी भी नहीं होगा। और यहाँ पर डी में देखें तो हाँ, बी और डी में अब कंपटीशन है। फिर उसके बाद देखें ये इस तरह से नुकीला है, तो ये भी नुकीला है, ठीक है। और डी में भी देखें तो नुकीला है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यहाँ जो है हम देखते हैं नीचे की ओर ये मुड़ा, और ये इस तरह से थोड़ा मुड़ करके ये आगे बढ़ा। हम यहाँ पर बी में देखें तो उस तरह से ये नहीं है आपका बी, तो इसलिए बी खारिज होता है। आपका डी इसका सही उत्तर होगा, जैसा है उसका भाग वैसा ही होगा, ठीक है। तो डी इसका सही उत्तर है। फिर हम देखते हैं 23 में ये क्या बनेगा, गोला बनेगा, और यहाँ पर ये मुड़ा है और ये नुकीला। और फिर इस तरह से हम देखें तो ये है क्या, ए में है, ठीक है, बी में है। सी में देखें तो ये इस तरह से अंदर चला गया है, इसलिए सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। अब देखते हैं ए और बी में, यहाँ पर देखें तो ये इस तरह से अंदर की ओर ये धंसा हुआ है ना। तो अब की बार जो हमारे उत्तर चित्र में ये आपका ये इधर वाला भाग रहना चाहिए। यहाँ पर हम देखें तो ए में तो इस तरह से नहीं है, ये अंदर की ओर घुस गया है, इसलिए ए नहीं होगा। हाँ, बी में देखें तो ये इस तरह से घुसा हुआ है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। बाकी ऑप्शन तो खारिज हो गए, इसलिए बी बचा है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। फिर हम देखते हैं आपका 24 नंबर का प्रश्न में हम इसको यदि वर्ग बनाएं तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें ये वर्ग बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से चित्र बनेगा। ऊपर में आपका जो है ये इस तरह से आपका नोक निकलेगा। यहाँ पर देखें ये अंदर की ओर घुस गया है, इसलिए ए तो नहीं होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये इस तरह से है ही नहीं जिस प्रकार से हमको चाहत है, और ये यहाँ पर बी भी नहीं है। फिर हम देखते हैं सी में, देखें सी में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये इस तरह से जो है नुकीला भाग होना चाहिए, यहाँ पर ये नुकीला भाग, यहाँ पर नुकीला भाग तो नहीं है, इसलिए ये खारिज है। फिर हम देखते हैं आपका डी में, जी हाँ, जैसा कि यहाँ पर ये थोड़ा सा हमने इसको उभार दिया था, तो ये क्या हो जाएगा, ये उभरेगा नहीं आपका, ये थोड़ा सा ही अंदर की ओर इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो हाँ, ये ऊपर में जिस प्रकार से है और ये इधर नीचे की ओर, तो उस हिसाब से आपका ये भी है डी ऑप्शन, तो ये डी इसका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं भाग 7 को। भाग 7 जो है यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब है, यहाँ पर दर्पण लगी हुई है एक्स वाई, और हमको जो है किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुनना है। यहाँ पर नीचे में है दर्पण प्रतिबिंब, इसलिए जो चेंजेस होगा वो ऊपर का क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा, ठीक है। बाकी दायां बायां जो है, दायां बायां जैसा का वैसा ही होगा। तो हम देखें यहाँ पर ये ऊपर में गया है छोटा सा तीर ऊपर में, अब की बार जो आएगा चित्र वो नीचे की ओर आएगा। ए में है, नहीं है, बी में है, ठीक है, सी में है और डी में है, सब में नीचे में है, ठीक है, ये तो हो गया। फिर हम देखते हैं ये जो जा रहा है तीर का निशान, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो उत्तर चित्र में आएगा नीचे की ओर, तो नीचे की ओर यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर ही जा रहा है, इसलिए बी नहीं होगा। सी में देखें ये नीचे की ओर आ रहा है, हाँ, सी इसका सही उत्तर हो सकता है। और डी में हम देखें तो ये डी में भी नीचे है, लेकिन ये जो आकृति है ये कुछ अलग टाइप का ये प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए डी नहीं होगा। सही उत्तर आपका सी ही रहेगा, तो सी इसका क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा, ठीक। फिर आगे हम देखते हैं प्रश्न। यहाँ पर आप देख रहे हो कि दर्पण जो है अब की बार बायां वाला जो चित्र है वो दायां ओर चल जाएगा और दायां वाला जो है बायां ओर हो जाएगा, ऊपर नीचे में कोई फर्क नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपर में जैसा है चित्र, क्या इसी प्रकार से चित्र जो है आपके इसमें है, जी हाँ है। फिर इसमें देखते हैं बी में, ये ऊपर का काला नीचे में क्यों आ गया, इसलिए बी नहीं होगा। सी में हम देखें, हाँ, जैसा है वैसा ही है, यहाँ पर कुछ अलग टाइप का ये काला प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए डी भी नहीं होगा। अब देखते हैं ए और सी में और क्या क्या चीज चेंजेस हो सकता है। अब देखें हम, यहाँ पर एक वर्ग है, वर्ग को दो भागों में बांट दिया गया है, और ये बाहर की ओर ये सफेद रंग का जो भाग है अभी जाकर के इधर क्या चला जाएगा, आपके बायां ओर चले जाएगा, और ये सफेद रंग का भाग जो है इधर से आएगा शुरुआत में ही। क्या उस प्रकार से है, हाँ जी हाँ, देखिए ये जो भाग गया है यहाँ पर ये सफेद रंग का है, इसलिए ये तो सही है। लेकिन सी में देखें तो ये काला रंग का आ गया है, इसलिए ये सी नहीं है सही। आपका सही उत्तर होगा आपका ए। प्रश्न 27 में आप देख रहे हो
कि दायां ओर जो है आपका दर्पण लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर चेंजेस किस में होगा, दायां ओर बायां ओर चला जाएगा, बायां ओर दायां ओर। तो दायां ओर ये है मुंह खुला हुआ है, ठीक है। तो मुंह खुला हुआ है दायां ओर, तो अब की बार वो बायां ओर जो है खुलेगा। या ए में देखते हैं, ए में जो है दायां ओर ही खुला है, इसलिए ए तो नहीं होगा। फिर देखते हैं सब जो है बायां ओर ये मुंह खुले हैं, इसलिए हाँ तीनों में चांसेस है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो आकृति है ये नीचे से आया और ठीक उसका जो शीर्ष है ना, जैसे समकोण बनता है तो समकोण का ये जो शीर्ष है वहां पर ये इस तरह से जुड़ा हुआ है और ये इसमें क्या हुआ है, लटका हुआ है। हम देखते हैं यहाँ पर बी में क्या समकोण में जो है ये लटका हुआ है, नहीं है, इसलिए बी नहीं होगा। फिर हम देखते हैं सी में हम देखें तो ये ऊपर से आना था, लेकिन नीचे से गया है, इसलिए ये सी भी नहीं है। फिर हम देखते हैं डी में, हाँ ऊपर से आया, हाँ और ये समकोण वाले शीर्ष में जो है जुड़ा हुआ है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक। फिर हम देखते हैं अगला, जैसे 28वां नंबर का प्रश्न है। इधर आपके दाएं ओर जो है दर्पण लगा हुआ है, दाएं ओर दर्पण लगा हुआ है, तो त जो है, त का ये जो डंडी है, त का जो डंडी है ये दायां ओर है, तो आपके प्रतिबिंब में ये बायां ओर दिखाई देगा, ठीक है। और ऊपर में ये जो है लाइन वो ऊपर ही रहेगा, नीचे में जो है जिस प्रकार से ये खुला हुआ है ये नीचे की ओर ही वैसे ही रहेगा, ऊपर नीचे में चेंजेस नहीं होगा। आपका ये खड़ी लकीर जो है ये जो दायां ओर है वो बायां ओर चला जाएगा। तो क्या है इसमें, ए में नहीं है तो उल्टा ही पलट गया। फिर हम देखते हैं बी में, हाँ जैसा हमने सोचा था वैसा ही है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। डी में, सी में देखें तो सी में ये उल्टा पलट गया है, इस प्रकार से नहीं होगा, इसलिए सी इसका नहीं होगा। और डी में हम देखें, डी में तो डी भी देखें तो डी भी लगता वैसा ही है बी जैसा, लेकिन हम और भी देखें ध्यान से, ये देखिए ये जो आपका जो इस तरह से ढलान है, अब की बार ये जो होगा ना तो इधर बाएं ओर जाएगा तो ये इस तरह से ढलान होगा। ये इधर से आप नीचे की ओर ढलान है तो इधर ही नीचे की ओर ये ढलान आपका दिखेगा। तो हाँ देखिए नीचे की ओर ये ढलान है, और हम इसमें देखें तो ये ढलान जो है आपके जो है बायां ओर ना होकर के दायां ओर ही ढलान ये गया है, इसलिए डी नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको बनाना था। अब देखते हैं भाग 8 में। भाग 8 में हम देखें तो कागज के टुकड़े यहां पर हैं। अब देखते हैं भाग 8 में। तो भाग 8 में क्या है कि कागज के एक टुकड़े को तह देकर के पंच किया गया है ना। और ए बी सी डी, ये देखिए कागज मोड़ना और खोलना, ये इस प्रकार से प्रश्न है। तो ए बी सी डी में जो है चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। तो कागज के एक टुकड़े के तह को खोलने पर वह किस प्रकार से दिखेगा, तो चित्र को उत्तर चित्र से ढूंढना है सही उत्तर को, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर ये पहला मोड हो गया, फिर ये देखिए दूसरा मोड हो गया, दूसरा मोड हो गया, और फिर उसके बाद जो है ये पंच किया गया है, 3 बार कट किया गया है ना, 3 बार कट किया गया है। तो ये जो खुलेगा, ये खुलेगा तो ये इस प्रकार से खुलेगा, तो यहाँ पर 3 बार कट होगा, ठीक। फिर ये उसके बाद ये खुलेगा तो यहाँ पर भी एक 3 बार कट होगा और यहाँ पर भी 3 बार कट होगा। तो इस तरह से है आपका, ए में नहीं है, बी में देखें तो नहीं है, सी में देखें हाँ जैसा हमने सोचा था सी में वैसा ही है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा, डी इस प्रकार से नहीं है, ठीक है। आगे हम देखें यहाँ पर ये पहला मोड़, फिर हम देखें ये दूसरा मोड़, और दूसरा मोड़ के बाद ये इस तरह से काटा गया है, और यहाँ पर जो है इस तीर को भी काटा गया है। तो यहाँ पर ये खुलेगा तो ये इस प्रकार से होगा, और यहाँ जिस इधर से और ये खुलेगा तो ये इस तरह से कटेगा। फिर अब की बार ये फिर इसको हम इसको तह को पलटाएं तो ये इस तरह से नुकीला हो जाएगा, और यहाँ पर ये ईंट जैसा आकृति हो जाएगा, और ये इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो देखते हैं ये ए ऑप्शन है जैसा वैसा ही है, हाँ ए इसका सही उत्तर है। फिर हम देखते हैं बी को, तो बी में ये क्या उटपुटांग जैसा ये कट हुआ है, इसलिए नहीं है। सी में हम देखें, सी में आपके बी जैसा ही आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये कट है। आप ध्यान से इसको मैं मिटा दूं एक बार तो आपको पता चल जाएगा। ये जो ऊपर की ओर है ना ये सीधा है, ठीक है, और फिर इसलिए ये ऐसा कटेगा। तो अब के बाद यहाँ पर हम देखें तो ये सीधा है क्या, ये तो ढलान लिए हुए है, इसलिए सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए सही उत्तर क्या होगा आपका, ए ही होगा। फिर हम देखें यहाँ पर ये इसको जो है एक बार मोड़ा गया ऊपर की ओर ये वाला हिस्सा, और फिर ऊपर वाले को जो है फिर मोड़ा गया है इधर से, है ना, और बीच में ही इस प्रकार से हो गया है। फिर हम उसको देखते हैं कि यहाँ पर इस तरह से कट लगाया गया है। तो ये कट जो है ये जब भी इसको खोलेंगे ना तो क्या हो जाएगा, खोलेंगे तो ये फ्लिप करेगा, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से ये आकृति बन जाएगी। फिर हम ये देखें यहाँ पर तो ये किस तरह से होगा, ये इस तरह से आकृति हो जाएगा, इसको फ्लिप होगा तो
है ना, फ्लिप यानी उसका जस्ट उसको खोलेंगे तो, है ना, मोड जो ऐसे हम खोलेंगे तो इस प्रकार से आकृति हो जाएगा। तो ए में है, नहीं है। बी में हम देखें तो ये इस प्रकार से है, ये बाहर की ओर ये दिखा हुआ है, देखिए ये वाला आकृति ये बाहर की ओर है, ये अंदर में है, इसलिए बी भी नहीं है। सी में हम देखें, हाँ सी में है बाहर की ओर, हाँ ठीक है, सी में जैसा सोचे थे वैसे ही है। फिर हम देखते हैं ये आपका सी तो सही है, लेकिन ये दोनों कट कैसे आया, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। हाँ ठीक है, इसको छोड़ते हैं, इग्नोर करते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जिस तरह से आकृति है ऊपर का, ये तो ठीक है, आकृति वैसा आना था, लेकिन आप देख रहे हो कि डी में भी उसी प्रकार से आकृति है, इसलिए डी भी नहीं है, तो सही उत्तर इसका सी होगा। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखें, ये कागज का पहला मोड़, फिर ये दूसरा मोड़, है ना, और फिर दूसरा मोड़ के बाद ये कट किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कट है ना, यहाँ पर ये देख रहे हो कट है। ये कट जो है जब ये खुलेगा तो इधर इस सिरे में ये है, तो ये खुल करके जो है यहाँ पर ही आ जाएगा, है ना, और ये वाला जो हिस्सा है ये बीचों बीच यहाँ पर ये कटेगा। फिर इसको हम फिर वापस पलटाएंगे तो ये ईटा आकृति बन जाएगा, है ना, और ये जो आकृति हैं ये यहाँ पलट करके इस सिरे में, है ना, इस सिरे में बने हुए हैं, इस सिरे में वो बनना शुरू हो जाएंगे इस तरीके से, है ना, ऊपर का सिरा जो है ये नीचे की ओर आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इस तरह से आकृति हो जाएगा। फिर ए में देखें, ए में है, हाँ जैसा सोचे थे वैसे ही है ए, तो ए इसका सही उत्तर होगा। बी में देखिए, ये देखिए ये आकृति बेगना मतलब क्या गए, इसलिए नहीं है। यहाँ पर ये देखिए लंबा आया है, लंबा ये आपके सिरे में ये इस प्रकार से कट कटेगा, ये अंदर में नहीं रहेगा, इसलिए सी नहीं होगा। और डी में देखें तो डी में एक तरफा जो है एक ही तरफ जा रहा है, जबकि ये वाला हिस्सा जो है इधर ये तो बनेगा है, ठीक है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है इधर बनना था इस साइड में, तो वो बना नहीं है, इसलिए डी भी नहीं होगा, सही उत्तर आपका ए है। फिर आगे हम देखें भाग 9 में, भाग 9 में क्या है कि यहाँ पर बाईं ओर एक प्रश्न चित्र है और दाईं ओर ABCD, और यहाँ पर आपको चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता हो। यहाँ पर आप देख रहे हो कटआउट। यहाँ सबसे पहले जो है इस प्रकार से गणित को जो है हल करने के लिए आप सबसे पहले कटआउट को गिनती कर लो, 1 2 3 4 5, 5 है यहाँ पर। क्या यहाँ पर 5 हैं कि 6 भी हो गए कि 4 हो गए, इसको देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये भी ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कटआउट की जो संख्या है उसको गिनने के बाद जो हम देखते हैं कि चारों भी क्या है, बराबर कटआउट से बने हुए हैं। फिर हम देखते हैं कोई एक विशेष आकृति ले लें। यहाँ पर हम ले लें कि छोटा जो कटआउट है ये समकोण लिए हुए है, क्या इस प्रकार से है समकोण, यहाँ पर नहीं है तो काटिए। यहाँ पर है समकोण, जी हाँ है। फिर यहाँ पर देखते हैं समकोण छोटी आकृति है, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो एक ही कटआउट से जो है हम सारे विकल्प को जो छान लगा करके सही उत्तर तक पहुंच गए। ठीक है, तो ये सही उत्तर आपका बी होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 चार्ट है इसमें। यहाँ पर हम देखें 1 2 3 4 5, ये है कट गया, चार्ट आपकी कटआउट है और ये 500 कटआउट से बना है, इसलिए ये नहीं होगा। फिर हम देखते हैं 1 2 3 है, ये भी कट गया। फिर हम देखते हैं कि 1 2 3 4, हाँ ये ठीक है, 1 2 3 4 ये भी ठीक है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों जो है आकृति बराबर है, ये वाला आकृति और ये वाला आकृति, है ना, और ये फिर देखें ये दोनों त्रिभुज जो है दोनों एक समान है, तो यहाँ पर उस हिसाब से देखें तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो रहा है। इसमें तो सब असमान आकृति, इसलिए डी नहीं होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 35 नंबर का, 1 2 3 4 5, 5 आकृति हैं इसमें। हम यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये कट गया। फिर हम देखते हैं ये 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 आकृति है यहाँ पर, ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5, ठीक है, दोनों 5 पे 6 मैं मार रहा हूँ इसको। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो है 3 जो है छोटे छोटे ये आकृति हैं। यहाँ पर हम देखें तो 1 2 3 ये छोटे आकृति हैं, यहाँ पर हम देखें तो छोटे आकृति में केवल 2 हैं, इसलिए डी नहीं होगा, बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, हम प्रश्न देखें 36वां नंबर का प्रश्न, इसमें कटआउट की संख्या देख लें। 1 2 3 4 5, 5 है इसमें कटआउट, तो हम इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें भी ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक है। कटआउट की संख्या के आधार पर देखें तो सब बराबर हैं। फिर हम उसके बाद एक आकृति देखते हैं, जो आकृति आपकी कुछ ज़्यादा समझ में आए, जैसे कि एक समबाहु त्रिभुज है। क्या इसमें समबाहु त्रिभुज है? जी हाँ है। यहाँ पर ये देखिए आपका समबाहु त्रिभुज है।
फिर हम देखते हैं बी में भी है, लेकिन एक ही समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये है और ये है नीचे का, इसलिए बी नहीं होगा। फिर उसके बाद देखें यहाँ पर कोई समबाहु त्रिभुज नजर नहीं आता सी में, इसलिए हटाओ। डी में देखें तो डी में भी कहीं पर भी समबाहु त्रिभुज नजर नहीं आ रहा है। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तो यहाँ पर ये मौजूद है और बाकी सब विकल्प तो कट गए, तो सही उत्तर आपका ए ही होगा। तो इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं भाग 10 में। भाग 10 में हम देखें तो एक प्रश्न चित्र है आपके बाईं ओर और दाईं ओर ABCD 4 चिन्हित उत्तर चित्र हैं, और उत्तर चित्र में उस चित्र को चुनना है जिसमें से प्रश्न चित्र छिपी या सम्मिलित हैं। आप देखिए यहां पर कुछ इस तरीके से एक लाइन है, और फिर हम देखें कि नीचे की ओर एक डंडी गया, इसी डंडी के ऊपर में एक तिरछा जो है आपका ऊपर की ओर एक लकीर गया है। फिर हम देखते हैं कि ये इसके समांतर ये गया, जैसा ये लाइन गया है ना उसी के समांतर ये भी लाइन, और थोड़ा सा ये अंदर गया है, थोड़ा सा हम देखें ये वाला हिस्सा ये अंदर गया, फिर ये ऐसा तिरछा आया है। हमको देखना है इस प्रकार से कहाँ पर है। आप देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो तिरछा लकीर तो है, ठीक है, ये नीचे की ओर भी गया और इसके समांतर भी गया और ये नीचे भी आया है और ठीक है ऐसा तिरछा भी गया है। हाँ, तो ये पहले ही ए ऑप्शन में आपको दिखाई दे दिया होगा इस प्रकार से आकृति, है ना, ये वाला, ये देखिए खड़ी लकीर, ठीक है, ये खड़ी लकीर और ये आड़ी लकीर, आड़ी लकीर के समांतर ये भी आड़ी लकीर ऊपर की ओर जैसे कोई मात्रा होता है, और फिर यहाँ थोड़ा सा मुड़ा और ये इस तरह से तिरछा गया। तो ए ऑप्शन में वो मौजूद है। बाकी बी में हम देखें तो बी में कुछ इस तरीके से आकृति दिया नहीं है, ये इसके सीधा समानांतर होना था ये, लेकिन बी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, ठीक है। तो आपका ए इसका सही उत्तर है। फिर आगे हम देखें यहाँ पर 38 नंबर के प्रश्न में, यहाँ पर एक लाइन है, तिरछा गया, फिर ये थोड़ा सा मुड़ा और फिर ऊपर की ओर गया और ये फिर इस तरह से गया। हम यहाँ पर देखें तो उस प्रकार से देखें तो ये वाला हिस्सा गया, फिर ये थोड़ा सा हिस्सा गया, ठीक है, और फिर भी देखें तो इनके बीच में जितना दूरी है उतना दूरी इसमें नहीं है, इसमें ज्यादा ही फैल गया है, इसलिए ए नहीं होगा। फिर बी में देखें, बी में उतना फैलाव नहीं है जितना कि ए में था, और ये ठीक प्रश्न चित्र के अनुरूप ही यहाँ पर आपका ये फैलाव हुआ है, ये लाइन गया फिर ये थोड़ा सा गया और ये ऊपर की और ये इस तरह से। तो हाँ, बी इसका सही उत्तर है। सी में हम देखें तो सी में इस प्रकार से जो है नहीं, आपका बहुत ही सकरा है और यहाँ पर भी सकरा है, इसलिए इसका सही उत्तर आपका बी ही होगा, ठीक है। हम देखें यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज जैसा, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज नहीं है, थोड़ा सा ये मुड़ा हुआ है अंदर में और ये भी मुड़ा हुआ है, और फिर इस तरह से एक दूसरे को जोड़े हुए, फिर यहाँ बीचों बीच भाग में आप देख रहे हैं कि एक लाइन खींचा हुआ है और ये इस तरह से ये दो भागों में बट गया है। तो क्या ए में है? ए में हम देखें त्रिभुज आकृति, इस प्रकार से त्रिभुज आकृति हम देखें तो ए में तो नहीं है ना। आपका इसमें देखें तो इसमें भी आपका, बी में भी कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। फिर सी में देखें तो सी में तो है, वैसे ही आकृति है और अंदर की ओर गया, ये भी अंदर की ओर गया, इस तरह से ये कट भी हुआ, लेकिन होना था यहाँ से बीचों बीच ये इस तरह से आना था और इस प्रकार से कटना था, लेकिन ये यहाँ पर सी में आपके मौजूद नहीं है, इसलिए सी में भी नहीं है। फिर हम देखते हैं डी में। डी में हम देखें ध्यान से तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर बाहर की ओर, ये देखिए, और फिर ये अंदर की ओर गया यहाँ से, और फिर यहाँ से ये, फिर ये दोनों जुड़ गया, फिर ये देखिए थोड़ा सा अंदर गया और ये दो भागों में बट गया। तो हाँ, ये इस तरीके से आकृति है डी में, तो ये डी इसका सही उत्तर होगा। ऊपर की ओर एक, ऊपर से ये लाइन आया, ठीक, ये ठीक उसके अपोजिट साइड में भी वैसे ही हरकत हो रहा है, फिर इधर मुड़ा, फिर ये अंदर, फिर ये बाहर, फिर ये अंदर, है ना। जिस तरह से आकृति है इसको हम ढूंढेंगे। ए में है क्या, इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो लकीर गया और इस तरह से मुड़ा, ये इसमें नहीं है ए में। बी में देखें तो बी में भी उस प्रकार से नहीं है आपका, ये उसको उल्टा करके भी देखें ना, ये वाला आकृति को उल्टा करके भी, तो यहाँ पर जिस तरह से मोड़ है वो बी में मौजूद नहीं है। सी में देखें तो सी में है, देखिए ये मुड़ा और यहाँ ये बाहर की ओर आप देख रहे हो ये वाला, फिर ये अंदर, फिर ये नीचे, ये फिर इस तरह से बाहर करके ये मुड़ा हुआ है। आपका सी में इसका उत्तर, ये प्रश्न चित्र जो है इसमें छिपा हुआ है, तो सी इसका सही उत्तर है। डी में हम देखें तो डी में ये वाला भाग जो है कुछ लंबा ही चला गया, इसलिए डी को हम नहीं मानेंगे। जितना समरूप आपका सी में है उतना डी में ये
छिपी हुई आकृति उतना नजर नहीं आ रहा है, तो सही उत्तर इसका सी होगा। प्रश्न देखिए 41वां नंबर का, 12वें के 7वें गुणज और 21 के तीसरे गुणज का योगफल के इकाई और दहाई के स्थान के अंकों का योगफल होगा। प्रश्न को ध्यान से आप पढ़ोगे तो क्या क्या पूछा है। एक तो पूछा है 12 का 7वां गुणज, फिर पूछा है 21 का तीसरा गुणज भी पूछा है, दो चीज हो गया। फिर दोनों का योगफल, ये तीसरा चीज हो गया। फिर पूछा है इकाई और दहाई क्या है, ये चार चीज हो गया। और फिर उनके अंकों का योगफल पूछा है, 5 इसमें काम करने पड़ेंगे। तो ठीक है, 12 का 7वां गुणज क्या होगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, इस प्रकार से आपको बढ़ाना है 12 के पहाड़ा को। और 12 सत्य कितना होता है आपका 84, उसको लिखना है। ठीक है, फिर हम देखते हैं 21 का तीसरा गुणज, तो 21 दूनी हो जाएगा 42, 21 तिया 63, तो 63 हो गया। ठीक है, ये एक दो काम हो गया। फिर उसके बाद इनको जोड़ना है, योगफल किया है ना, तो इसको जोड़ना है, तो 4 3 हो जाएगा 7 और 8 6 हो जाएगा आपका 14, 147 हो गया। इस 147 की इकाई और दहाई के स्थान के अंकों का योगफल, इकाई में क्या है आपका 7 है और दहाई में क्या है 4 है, तो 7 4 क्या हो जाता है 11, इनको जोड़ने से क्या हो जाएगा 11। तो इसमें से उत्तर क्या है आपका बी, इसका सही उत्तर होगा 11। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। फिर अगला हम प्रश्न देखें, यहां पर है चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल का 1/4 हिस्सा में प्राप्त कोण है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ठीक, तो उसके योगफल का 1/4 हिस्सा में प्राप्त कोण है, तो इसका 1/4 माने 360 का 1/4, ये इस प्रकार से। तो 360 में हम यदि 1/4 को क्या कर दें, गुणा कर दें, तो उत्तर मिल जाएगा 4 एकम 4, 4 निया 36, 4 शून्य शून्य, आ गया आपका 90, तो 90 हो जाएगा। और 90 को हम क्या कहते हैं, 90 को हम कहते हैं समकोण, 90 अंश के कोण को समकोण कहेंगे, तो इसका सही उत्तर आपका बी उत्तर होगा समकोण। ठीक, फिर देखते हैं यहाँ पर 4 दर्जन संतरे 7 रुपया 50 पैसे रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा। तो कितना हमें खरीदा, क्रय मूल्य कितना हो गया 7 रुपये 50 पैसे, कितना दर्जन 4 दर्जन। तो हम इसको गुणा कर लें, 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20, हाथ में आया 2, 4 सत्ते 28 और 2 हो जाएगा आपका 30। दशमलव के बाद 2 अंक 1 2, इसलिए दशमलव यहां लगेगा, मतलब 30 रुपये में खरीदा। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्रय मूल्य। अब उसको बेचता कितने में है, उसे प्रति संतरे 1 रुपया 25 पैसे रुपये की दर से बेच दिया। एक संतरे को 1 रुपया 25 पैसे की दर से बेच दिया। तो पहले तो ये तो याद कर लो कि 4 दर्जन संतरे में कितने संतरे आए। देखिए, एक दर्जन में आता है 12 संतरा, तो 4 दर्जन है तो 12 चौक हो जाएगा आपका 48। 48 संतरे का रेट कितना हो गया है आपका 30 रुपया। ठीक है, और एक संतरे को कितने बेच रहे हैं 1 रुपया 25 पैसा, तो 48 संतरे को 48 से उसको गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, हाथ में आया 4, 8 दूनी 16 और 4 हो जाएगा 20, हाथ में आया अब 2, 8 एकम 8 और 2 हो जाएगा आपका 10। ठीक है, फिर हम देखते हैं 4 पंचे 20 का शून्य, हाथ में आया 2, 4 दूनी 8 और 2 हो जाएगा आपका 10, 10 का शून्य, हाथ में आया अब 1, 4 एकम 4 और 1 5। फिर इसको हम जोड़ दें, 0 0 0 और 1 5 हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है 1 और 2, तो यहाँ पर आपका दशमलव लगेगा, यानी 60 रुपये में उसको बेचा। ठीक है, तो उसे कितना लाभ या हानि हुआ, देखिए 30 रुपया में उसने खरीदा था और 60 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ तो होगा ही। और कितने लाभ हुआ 30 का दुगुना 60, यानी 30 में और 30 रुपया उसको लाभ हुआ।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, 30 रुपया। ठीक है, ये लाभ हुआ। निम्नलिखित का मान है, यहां पर आप देख रहे हो कि सरलीकरण करना है बोडमास नियम से। यहां पर हम इसको लिख लें पहले 27.27 धन बड़े कोष्टक में 7.25 ऋण कोष्टक में 13.75 फिर ऋण 6.50 कोष्टक बंद और फिर बड़ा कोष्टक भी बंद और उसके बाद है गुणा 2। अब इसको हल कर लेते हैं, जैसा है वैसे उतार लें कोष्टक के बाहर की चीजों को। ठीक है, बड़ा कोष्टक भी अभी उसको उतार लें। अब केवल छोटे कोष्टक के अंदर में जो चीजें हैं उसको पहले काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दशमलव संख्याओं को आपस में घटाना है। ठीक है, तो दशमलव के नीचे में दशमलव ही लिखेंगे, ये इस तरह से 5 में 0 गया 5, 7 में 5 गया 2, दशमलव के नीचे में दशमलव और 13 में 6 गया तो आपका आ जाएगा 7। तो यहाँ पर हम ऋण 7.25 लिखेंगे और फिर ये आपका बड़ा कोष्टक बंद और ये गुणित 2। फिर उसके बाद क्या काम होगा, 27.27 तो लिख लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर बड़े कोष्टक के अंदर में समान संख्याओं के बीच में अंतर है, इसलिए उत्तर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, और 0 का 2 से गुणा करेंगे तो भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। 27.27 को 0 से जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर उत्तर क्या जाएगा, 27.27 ही उत्तर आएगा। तो यहाँ पर है ऑप्शन में, देखिए डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है 27.27। ये इस तरह से इसको बनाना है। फिर अगला हम प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न में क्या है, यहां पर 45 नंबर का प्रश्न, 3 सही 1/5 धन 2 सही 1/4 धन 5 सही 1/2 का दशमलव रूप होगा। सबसे पहले इसको हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में। 5 या 15 और 1 16 हो जाएगा 16/5। फिर देखते हैं 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बटे हो जाएगा 4। फिर हम देखते हैं यहाँ पर 2 5 6 10 और 1 11, 11/2। फिर उसके बाद हम 5 4 और 2 का लघुत्तम समापवर्ती निकाल लेंगे। 5 4 2 का 2 से जाएगा, 5 तो नहीं जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2 और ये फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी हो जाएगा 20। तो सबका लघुत्तम 20। 5 के पहाड़ा में 20 4 बार में कटता है तो 4 का गुणा हम 16 के साथ कर देंगे तो 16 चौक हो जाएगा। फिर ये धन, फिर हम 4 का पहाड़ा में 20 5 बार पढ़ते हैं तो आता है, तो 9 का गुणा हम 5 के साथ कर देंगे। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 बार में आएगा 20, उस 10 का गुणा हम 11 के साथ करेंगे। ठीक है, फिर उत्तर क्या जाएगा देखते हैं, 16 चौक 64 धन 9 पंछे 45 और फिर 11 दहाम हो जाएगा 110/20। फिर हम देखते हैं इसको हल करके ऊपर ऊपर का जोड़ देंगे, है ना। आपका देखते हैं इकाई में 5 4 आपका हो गया 9, 0 5 4 9। फिर हम दहाई में देखते हैं 1 और 4 हो जाएगा 5 और 5 6 हो जाएगा आपका 11, हाथ में आया 1 और सैकड़ा में देखें 1 है और 1 2, 219/20 हो गया। ठीक, अब 219 को हम 20 से भाग दे देंगे तो 20 से कम 20, 21 में 20 गया, बच गया 1, उसको लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब 9 उतारेंगे। ठीक है, 9 उतारेंगे तो 20 शून्यम हो जाएगा 0, 19 में 0 गया, अब 19 ही आएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम एक दशमलव लगा सकते हैं तो 1 0 और लग जाएगा, 1 0 लगा सकते हैं तो ये हो जाएगा 190। फिर हम पहाड़ा पढ़ेंगे, हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़े 19 के आसपास कहाँ आएगा, तो आप देखते हैं कि 2 निया 18 होता है तो 20 निया हो जाएगा आपका 180। ठीक, 119 में 180 घटा तो उत्तर आ जाएगा आपका 10। फिर उसके बाद इसको चाहे तो आप और भी बढ़ा सकते हैं,
लेकिन इतना में ही आपका उत्तर आ जाना चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर एक शून्य और लगाएंगे तो 20 पंचे हो जाएगा आपका 100, ये कट जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पर आ गया उत्तर आपका 10.95। तो सी ऑप्शन देखिए 10.95 इसका सही उत्तर होगा। ठीक, इस प्रकार से आपको बनाना है। देखिए इस प्रश्न में कि एक बाल्टी 4/7 भाग भरी हुई है और उसे पूरा भरने के लिए 21 लीटर दूध की आवश्यकता है। 4/7 यानी 7 में 4 भाग जो है भरा हुआ है, अभी भी बाकी है कितना, 3/7। 3/7 भाग को भरने के लिए 21 लीटर दूध की आवश्यकता हो रही है। मतलब यदि हम मान लें कि बाल्टी में 100 लीटर दूध है, तो 100 लीटर का 3/7 भाग कितना हो जा रहा है आपका, 21 हो जा रहा है ना। तो क्या हो जाएगा इसका 100 का मान, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर 21 और ये 3/7 इधर पक्षांतर कर देंगे तो 7/3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, आपका 7 सत्ते हो जाएगा 49। बाल्टी में 49 लीटर आता है। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछा है कि बाल्टी का क्षमता और खाली स्थान का अनुपात। पूरा क्षमता आपका 49 लीटर है और इसमें जो खाली भाग है ये 21 है, यानी 49/21। इसको हम और सरल रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको सरल रूप में हम लिख सकते हैं 49/21 को। हम देखें इसको तो 7 तिया 21 और 7 सत्ते 49, यानी हम इसको लिख सकते हैं 7:3 के रूप में। तो यहां पर है ऑप्शन में देखिए, जी हाँ देखिए सी ऑप्शन आपका 7:3, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है। फिर अगला हम प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है यहां पर 7 रुपये 50 पैसे में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। 7 रुपये 50 पैसे में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो 1 रुपये का कितना पैसा, 1 रुपये का हो जाता है 100 पैसा। ठीक, तो 7 रुपये 50 पैसे का, यानी हम इसमें 100 का यदि गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा आपका 750, और ये दोनों शून्य, ये यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दशमलव। ठीक है, उसके बाद भी 2 अंक है तो ये हो जाएगा आपका 750 पैसा। ठीक है, अब 750 पैसे को हम यदि भाग कर दें 25 पैसे से, ठीक है, यानी बटे 25, तो क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। देखते हैं 5 पछे 25 हो जाएगा, 5 एकम 5, 7 में 5 गया बच गया 2, 5 पछे 25 और ये शून्य का शून्य। फिर हम देखते हैं 5 एकम 5, 5 तिया 15 और शून्य का शून्य, यानी 30 25 के पैसे आएंगे। 7 रुपये 50 पैसे में जो सिक्के होंगे वो 30 की संख्या में होंगे, 30 25 पैसे के सिक्के आएंगे। ठीक है, यहाँ पर 30 आया उत्तर। ठीक, 48 नंबर का प्रश्न क्या है कि 4,44,404 को अंकों में लिखा जाता है। 4 लाख, इसको आप जब तक अल्प विराम में इसको अलग अलग नहीं करेंगे तब तक जो है आसानी से इसको नहीं मिलेगा। तो देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, ये हो गया अल्प विराम में, तो हम ये देख रहे हैं कि 44,444 है, तो यहाँ पर 4 लाख तो छूट गया। फिर हम देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पर अल्प विराम देखते हैं 40,000 हो जा रहा है, ये भी नहीं है। फिर हम देखें इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पर लगेगा, फिर इकाई ये आपका 1000 10,000, फिर ये देखें 4,44,404 हो गया, ये सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर देखें 1 2 3 और ये 1 2, 4,44,440 है ना, ये डी नहीं होगा, सही उत्तर क्या होगा आपका सी। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सत्य है। एक समकोण को ऋजु कोण कहते हैं, नहीं। फिर हम देखते हैं 2 समकोण को ऋजु कोण कहते हैं, जी हाँ। ऋजु कोण का मतलब क्या है, ऋजु कोण का मतलब होता है सरल कोण, और सरल कोण का मान कितना होता है 180 अंश, और समकोण का मान होता है 90 अंश। तो 2 समकोण बोला है तो 90-90 यानी हो जाएगा आपका 180। तो बी ऑप्शन क्या है, सही है। एक न्यून कोण को ऋजु कोण कहते हैं, नहीं है। 2 अधिक कोण को ऋजु कोण कहते हैं, ये भी नहीं है। तो सही उत्तर आपका बी है। फिर अगला प्रश्न देखें 50वां नंबर का,
कि संख्या 2, 3, 4, 0 तथा 9 से बनने वाली बड़ी विषम एवं सबसे छोटी सम संख्या का योग है। सबसे पहले हम बड़ी संख्या बनाएंगे इन अंकों की सहायता से, लेकिन ख्याल रहे वो बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है हम छोटी संख्या बनाएंगे और वो सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहले तो 2, 3, 4, 0 और 9 को बड़ी संख्या बनाएंगे। बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पहले जो है बड़ी अंक को लिखना पड़ेगा, फिर हम लिख देते हैं 9 को, फिर उसके बाद देखते हैं और सबसे बड़ी अंक कौन है, फिर है 4। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि यदि हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, बड़ी संख्या बड़ी अंक है 3 करके, तो हमको विषम अंक नहीं मिलेंगे, इसलिए 3 को हम बचा कर रखेंगे और लिख देते हैं 2 और 0 और अंतिम में लिख देंगे 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका विषम संख्या, क्योंकि इकाई में आया है 3। ये तो हो गया सबसे बड़ी विषम संख्या। फिर अब देखते हैं हम सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या लिखने के लिए सबसे पहले जो बड़े स्थान है उसमें छोटे अंकों को लिखना पड़ेगा। तो छोटा अंक इसमें से क्या है, 0 तो है छोटा, लेकिन उसको पहले ही लिख देने से उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, इसलिए हम लिखेंगे 2 को। फिर उसके बाद हम 0 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं 3 को, और फिर उसके बाद यदि हम 4 को लिखें तो हम सम संख्या नहीं बना सकते, इसलिए 9 को हमको लिखना पड़ेगा, फिर जाकर के हमको 4 को लिखना पड़ेगा। अब फिर इसके बीच में क्या करना है, इनका योग क्या है, इनको जोड़ना है। तो जोड़कर देखते हैं, 3 और 4 हो जाएगा 7, 0 और 9 9, 2 और 3 5, 4 और 0 4 और 9 2 हो जाएगा 11। तो ये हो गया आपका इकाई दहाई सैकड़ा, और ये 1000 10,000 1,14,597, 1,14,669 हो गया। ये देखिए 1,14,597 यहाँ पर है, इसका सही उत्तर 1,14,597 कि 50 से 90 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आपको मैं बता दूं कि आपको 1 से लेकर के 200 तक का अभाज्य संख्या याद करना पड़ेगा। 100 तक तो कंपलसरी, जो 25 अभाज्य संख्या है उसको तो आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए 50 से 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं वो आपको लिखना आना चाहिए, फिर उसके बाद उसको जोड़ करना है। तो कौन कौन सी हैं अभाज्य संख्याएं, वो हैं 53, 59, फिर हम देखते हैं 61 है, फिर है आपका 67, और फिर उसके बाद देखें तो 71 है, फिर 73 है, 79 है ना, 83 है और 89। ठीक है, 50 से लेकर के 90 तक के बीच के अभाज्य संख्याएं हैं। हम जोड़ लेते हैं कुछ इस तरीके से कि इकाई को जोड़ने के बाद हमको मिल जाए 10, तो उस हिसाब से हम जोड़ते हैं। ये देखिए सबसे पहले इनको जोड़ लें दोनों को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं कि यदि इसका 7 जो है 53 को मिल गया तो ये हो जाएगा 60, और 60 60 हो जाएगा फिर 120। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं यदि इसका 1 59 को मिल जाएगा तो ये हो जाएगा 60, फिर 60 60 हो जाएगा 120। फिर उसी प्रकार से देखें 71 और यदि 89 को जोड़ दें, यदि इसका 1 89 को मिल जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, और 90 और 70 को जोड़ें तो ये हो जाएगा 160। यहां पर हम दोनों को जोड़ लें 83 और 73 को, तो 3 3 हो जाएगा 6, और यहां पर 8 और 7 हो जाएगा आपका 15। ठीक, और फिर ये आपका 79। फिर इसको हम जोड़ लें सबको, सबकी इकाई को देख लें, यहाँ 0 0 0, 6 और 9 हो जाएगा आपका 15, हाथ में आया 1। फिर हम देखते हैं दहाई को, तो ये हो जाएगा 7 5 12, और 12 6 हो जाएगा 18, 18 और 2 हो जाएगा 20, और 20 22 और 1 23, तो 23 का 3 हाथ में आया 2 2 आ गया, फिर 2 और 1 3 4 5 6, ये हो जाएगा 635। तो यहाँ पर है ऑप्शन में, देखिए बी ऑप्शन 635 ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक, इस तरह से आपको बना लेना है। फिर अगला जैसा प्रश्न है 52 नंबर का, उसको हम देखते हैं। 52 नंबर के प्रश्न में हम देख रहे हैं कि 6257.98 में 2 एवं 8 के स्थानीय मानों का अंतर है। यहां पर हम देख रहे हैं ये जो आपका अंक है इसमें से 2 का स्थानीय मान क्या है, 2 है आपके सैकड़ा में,
तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 200। फिर हम देखते हैं कि 8 के स्थानीय मान क्या होगा। 8 है आपके शतांश में, शतांश यानी 100वां भाग में, ये इस तरीके से, तो इनके बीच में क्या है, अंतर। ठीक, तो ये इसको हम फिलअप कर लें शून्य से, और इधर दशमलव लगा दें, इसको भी हम क्या कर लें, फिलअप कर लें। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये शून्य है, अब इसको जो है उधारी मांगेगा, फिर इसको, है ना। तो ये जैसे इसको दे रहा है, ये सैकड़ा जो है, यदि 1 सैकड़ा भी देगा तो ये दहाई क्या हो जाएगा, 10 दहाई हो जाएगा। 10 दहाई यदि इकाई को दे दिया 1 दहाई, तो ये हो जाएगा 10 इकाई। अब ये कितना बच गया है, 9 बच गया है। अब ये 10 हो गया है। 10 जब 10वां भाग को 1 दे देगा तो वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 10 10वां भाग हो जाएगा। अब 10 10वां भाग से यदि 100वां भाग 1 लेता है तो ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा 10। 10 में 8 गया तो हो जाएगा 2। अभी 9 बचा है तो 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 9 है, और फिर यहाँ पर भी 9 है, और ये 1 दे दिया है तो ये अब 1 है, तो 1 में शून्य गया तो 1, 199.92 यहाँ पर है, 199.92। देखिए ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक, अगला जैसा प्रश्न है, मोटू ने तरुण से 10 अंक अधिक प्राप्त किया। मोटू ने, यहां पर लिख ले, हम लिखते चलें ताकि हमको समझ में आएगा। मोटू ने, मोटू और तरुण की बात आई तो मोटू तरुण लिख लेते हैं। मोटू ने तरुण से 10 अंक अधिक प्राप्त किया, और तरुण से संध्या ने, अब एक आ गया है संध्या, है नहीं, संध्या ने 5 अंक अधिक प्राप्त किया। यदि तीनों के प्राप्तांक का योग 435 है तो मोटू का प्राप्तांक होगा। देखिए मोटू के प्राप्तांक को हम यदि 1 समान लें तो तरुण का प्राप्तांक क्या होगा, तरुण से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, तो तरुण से अधिक प्राप्त किया है तो 1 से ऋण 10 हो जाएगा, है ना। तरुण कम है, मोटू से कम है, तब तो मोटू ने जो है 10 अंक अधिक प्राप्त किया, इसलिए मोटू का जो प्राप्तांक है उसको हम 1 माने हैं, और तरुण के प्राप्तांक को ऋण 10 माने हैं, क्योंकि मोटू जो है तरुण से 10 अंक अधिक उसको मिला है, इसलिए उसको कम कर दिए हैं, है ना। फिर उसके बाद देखते हैं कि तरुण से संध्या ने, अब दोनों के बीच में हम देखें तुलना, तो तरुण से संध्या ने 5 अंक अधिक प्राप्त किया, तो तरुण का कितना है अंक आपका, 1 से ऋण 10 है, इससे जो है 5 अंक अधिक मिला है इसको संध्या को, तो ये हो जाएगा धन 5। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यदि तीनों के प्राप्तांकों का योग करते हैं तो क्या आ जाएगा, 435। तो देखते हैं, सबसे पहले 1 से धन, 1 से ऋण 10 कोष्टक में रख दें, और फिर यहां पर 1 से ऋण आपका 10 और धन 5, इनको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 435 हो जाएगा। तो हम इसको हल कर रहे हैं, 1 को 1 से ही लिखें, 1 को 1 से ही लिखें, कोष्टक तोड़ें तो यह हो जाएगा 1 से ऋण 10 हो जाएगा, फिर कोष्टक के बाहर में धन है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा 435। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कितना एक्स है, 1 एक्स, 2 एक्स, 3 एक्स, 3 एक्स हो गया। फिर उसके बाद जो है पूर्ण संख्याओं को देख लेते हैं, यहाँ पर ऋण 10 और ये ऋण 10 और ये धन 5, तो ऋण 10 हो जाएगा आपका ऋण 20 और धन 5, फिर ये हो जाएगा 435। फिर हम देखते हैं यहाँ पर 3 एक्स, यहाँ पर इसको हम देखें चिन्ह अलग अलग है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाएगी, तो 20 में 5 घटेगा तो हो जाएगा 15, और चिन्ह क्या रहेगा, बड़ी संख्या का रहेगा तो ऋण 15 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 435। फिर हम आगे इसको देखें तो यहाँ पर 3x बराबर ये जो ऋण 15 है इसको यदि पक्षांतर कर दें इधर तो 435 तरफ जाकर के ये धन 15 हो जाएगा और हो जाएगा 450। ठीक है, अभी x बराबर क्या हो जाएगा 3x, यानी 3 गुणित x, इधर 3 को हम यदि पक्षांतर कर दें तो इधर आकर के भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 में 3 गया, बच गया 1, 3 पंच 6, फिर हो जाएगा 15 और शून्य का शून्य, यानी x बराबर हो गया आपका 150। डी उत्तर इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा 150। ठीक, अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न 54 नंबर का, कि एक बस रायपुर से दिल्ली पहुंचने में 22 घंटे 24 मिनट लगता है, 22 घंटे 24 मिनट। ठीक है, आंकड़ा को हम लिखते जाएं, रायपुर से
दिल्ली, ठीक है, रायपुर से दिल्ली पहुंचने में 22 घंटे 24 मिनट। फिर क्या होता है कि लेकिन वह 18 घंटे 44 मिनट दिल्ली पहुंच गई। इसका मतलब क्या है, रफ्तार से चली है ना। तो बस अपने निर्धारित समय से कितने घंटे मिनट जो है वो पहले पहुंच गई कितने में, 18 घंटे और आपका 44 मिनट में, ठीक है, इतने में पहुंच गई। तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो हमको जो है पता चल जाएगा कितने मिनट में पहले पहुंची है। अब देखें 24 में जो है 44 तो नहीं घटेगा, तो क्या होगा कि घंटे से यदि ये मिनट जो है उधारी लेता है तो 1 घंटा ही देगा, और 1 घंटे बराबर क्या होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट पा करके क्या हो जाएगा, 60 मिनट जिससे जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 84। तो 84 में यदि 44 को घटाएं, 4 में 4 गया 0 और 8 में 4 गया तो 4, तो 40 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब ये बचा है आपका 21 घंटा, एक तो दे दिया है ना। तो 21 में 18 जाएगा तो 21 में 18 जाएगा तो आपका 3 घंटा, तो 3 घंटा 40 मिनट पहले वो पहुंच जाती है। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, 3 घंटे 40 मिनट। फिर हम देखते हैं 55 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित बार ग्राफ में, बार ग्राफ कहने का मतलब ये रेखा को बोलते हैं ना, ये बार ग्राफ है, ठीक है, ये बार ग्राफ। तो विभिन्न मूल्यों के वस्तु और उसकी मात्रा को दर्शाया गया है। ये देखिए विभिन्न मूल्यों के वस्तु को, यहाँ पर लाल पेन जो है 5 रुपया, कटर 3 रुपया, पेंसिल 5 रुपया 50 पैसा और स्याही जो है 15 रुपया, है ना। और सभी वस्तु के कुल खर्च कितने होंगे, अब उसकी वस्तुओं की संख्या भी दे दी गई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वस्तुओं की संख्या हम गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4, चार्ट हो, इसमें लाल पेन है और वो कितना है 5 रुपये का, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 रुपया, ठीक है। कटर हम देखें तो कटर कितना है 1 2 3 4 5, 5 की संख्या में है कितना रुपया 3 रुपया, तो 5 क्या हो जाएगा आपका 15। फिर हम देखते हैं पेंसिल कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 है और ये कितना का है 5 रुपया 50 पैसा, तो हम इसको गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा 5 छिक्का या 6 पंचे 30 का 0 हाथ में आया 3, फिर देखते हैं हम 6 पंचे 30 और ये 3 हो जाएगा 33, दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर जो है दशमलव लगेगा 33 रुपया आ जाएगा। फिर हम देखते हैं आपका स्याही कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 है और स्याही का रेट कितना है 15 रुपया, तो हम 15 से उसको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, हाथ में आया 3 और 6 एकम 6 और 3 हो जाएगा 9, 90 रुपया, ठीक है। इकाई इकाई को पहले जोड़ें, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 5 है तो 3 5 हो जाएगा 8, ठीक। फिर हम देखते हैं कि 9 3 हो जाएगा 12 और 1 13 14 15, तो 158 रुपया आएगा। यहाँ पर देखते हैं बी, इसका सही उत्तर है 158। तो इस तरीके से आपको बनाना है। फिर आगे हम देखें, निम्नलिखित को सरल करें, और यहाँ पर थोड़ा सा जो इसमें काम हो गया है इसलिए आपको जो है ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कुछ इस तरह से है, 1/2 बड़ा कोष्टक में 2/3, फिर है भागित, फिर उसके बाद है आपका सर्पाकार कोष्टक और है 3/5 और फिर है गुणा और ऊपर में है 10/9 और ये सर्पाकार कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक भी बंद और फिर उसके बाद धन 1/4। इसको जो है हमको सरल करना है। देखते हैं अब यहाँ पर 1/2 बड़ा कोष्टक में 2/3 भागित सर्पाकार कोष्टक के अंदर में जो काम करना है उसको कर लें। हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 9 पंचे हो जाता है 45 और 10 तिया 30, ठीक है। और ये सर्पाकार कोष्टक भी टूट गया और बड़ा कोष्टक बंद और 1/4। फिर उसके बाद देखें यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका बड़ा कोष्टक में, बड़ा कोष्टक के अंदर में 2/3 भागित को हम जैसे ही गुणा करते हैं तो ये 30/45 जो है 45/30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा सरल कर लें, किस तरह से सरल होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 में 2 गया बच गया 1, तो फिर ये 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। फिर हम देखते हैं यहाँ पर 15 एकम 15, 15 तिया 45 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम ये देखें 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये तो सब एक एक करके कट गया है ना, यानी 1/2 का यहाँ पर कोष्टक के बाहर में कुछ नहीं यानी गुणा है, उसका गुणा हम यदि 1 के साथ करेंगे और धन
और यहाँ पर धन हो जाएगा, देखिए 4 लिख लिए हैं, ये 1/4 है, ये 1/4 है, यहाँ पर हमने मिस्टेक से इसको लिख लिया था 1/4, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि 1/2 का गुणा 1 से करेंगे तो 1/2 ही आएगा, फिर 1/4, दोनों का लघुत्तम समापवर्तक निकालें तो क्या हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम समापवर्त हम निकालें तो 4 आ जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ें तो 4 कितने बार में आएगा, 2 बार में आएगा, तो 2 एकम 2 हो गया। फिर हम देखते हैं कि 4 का पहाड़ा हम पढ़ें तो 1 बार में 4 एकम 4 आ जाएगा, उस 1 का गुणा हम 1 के संग करते हैं, ये हो जाएगा 1, तो 2 और 1 हो जाएगा 3, 3/4। तो देखिए ये बी ऑप्शन क्या है, 3/4 इसका सही उत्तर होगा। ठीक, इस प्रकार से आपको बनाना है। फिर आगे हम देखें, किसी संख्या के 5 अधिक में 4 का गुणा करके उसके गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त भागफल उस संख्या से 15 अधिक प्राप्त होता है, तो वह संख्या है। देखिए जब तक एक एक लाइन को आप लिखते नहीं जाओगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो किसी संख्या का मान लो x लिख दें, वो संख्या क्या है x, तो उससे 5 अधिक में यानी x धन 5 में 4 का गुणा करके, ठीक है, 4 का गुणा कर दिए, ठीक, उसके गुणनफल को, ठीक है, उसके गुणनफल को, जो भी उत्तर आया इसके गुणनफल को, है ना, इसके जो भी गुणनफल आया उसको 3 से विभाजित किया जाए, माने इनको जो है 3 से विभाजित किया जाए, ठीक है, तो प्राप्त भागफल यानी इसका जो उत्तर होगा उस संख्या से 15 अधिक प्राप्त होता है। किस संख्या से, 1 से ये 15 अधिक प्राप्त होता है। ये इस प्रकार से आपको समीकरण के रूप में लिखना है। अब देखते हैं, काम को करते जाते हैं, है ना। यहाँ पर ये x धन 5 और क्या है, इसका गुणा हम यदि इसके साथ करेंगे 4 का गुणा x के साथ तो ये 4x हो जाएगा, और 4 का गुणा हम यदि 5 के साथ करेंगे तो 5 चौक हो जाएगा आपका 20, ठीक है। ये हो गया 4x धन 20, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो 3 ये जो इसके साथ भाग गया है ना, इसको इधर पक्षांतर कर दें तो x धन 15 के साथ वो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या उत्तर आ जाएगा, ये देखिए 4x धन 20, ये तो हो गया, 3 का गुणा x के साथ करेंगे 3x, और 15 तिया हो जाएगा आपका 45, ठीक है। अब x राशि को इधर ले आते हैं, है ना, 4x तरफ यदि 3x को ले आए तो 3x जो है ऋण 3x हो जाएगा, और इधर 45 तरफ जो है यदि 20 को यदि ले जाए पक्षांतर करके तो ऋण 20 हो जाएगा, ठीक है। 4x में 3x घटा तो आ जाएगा x, और यहाँ पर 45 में यदि 20 घटाए तो हो जाएगा 25, यानी वो x बराबर क्या है, वो संख्या क्या है, 25 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 25। अगला प्रश्न है, एक आयताकार प्लाट जिसकी विमाएं 140 मीटर तथा 150 मीटर है, इस प्लाट को छोटे छोटे टुकड़े में बेचा जाना है। यदि प्रत्येक टुकड़े की विमाएं 10 मीटर तथा 7 मीटर का हो तो प्लाट के कुल कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। यहां पर प्लाट की संख्या पूछा है, प्लाट की संख्या, तो प्लाट की संख्या कितनी होगी। देखिए प्रश्न को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक आयताकार प्लाट है, ठीक है, ये इस प्रकार से आयताकार प्लाट है, और उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बेचा जाना है, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांटा जाएगा। अब इसमें से एक प्लाट का मान दे दिया है कितना, 10 मीटर तथा 7 मीटर, उसकी विमाएं मतलब 10 गुणित 7, 10 गुणित 7 दे दिया है, इसका जो मान है वो कितना है, 10 गुणित 7 का है। और इस पूरे प्लाट का जो विमाएं कितनी है, 150 गुणित 140 है, या 140 गुणित 150 भी बोले एक ही बात है, ठीक है, इस प्रकार से है। तो हम क्या करेंगे, प्लाट की संख्या ज्ञात करने के लिए आयताकार जो प्लाट है, आयताकार जो प्लाट है उसका जो क्षेत्रफल है, उसके क्षेत्रफल में इस प्लाट के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, निकाल दें, यानी उससे भाग दे दें, है ना। अब इतना बड़ा जो क्षेत्रफल का आयताकार प्लाट है उसमें से इस छोटे से प्लाट का क्षेत्रफल हम निकालते जाते हैं, यानी उससे हम विभाजित करते जाते हैं, तो कितने प्लाट है ये पता चल जाएगा। आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल बटे हो जाएगा प्लाट का क्षेत्रफल, ठीक है। यहां पर हम देखें तो आयताकार जो प्लाट का क्षेत्रफल कितना है, 140 गुणित 150, और प्लाट का क्षेत्रफल कितना है, 10 गुणित 7। अब इसको थोड़ा सा सरल कर ले हम, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और शून्य का शून्य। फिर हम देखते हैं 10 एकम 10, 10 दूनी 20 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि 150 दूनी हो जाएगा 300, 300
संख्या में ये प्लाट काटे जा सकते हैं। है यहाँ पर ऑप्शन, यह देखिए बी 300 है, ये इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार से आपको बना लेना है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग मीटर है तथा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के समतुल्य है, तो घन का आयतन होगा। यहां पर देखिए घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठभाग में क्या रहेगा आपका, घनाभ के पृष्ठभाग में आयत ही रहेगा। कोई भी हम पृष्ठ को लें तो क्या रहता है, घनाभ का आयत ही रहता है। घनाभ की आकृति कुछ इस प्रकार से, ये तो हो गया फिलहाल ये घन की आकृति हो गई यहाँ पर जो बना है, और घनाभ में थोड़ा सा ये आयताकार नुमा रहता है इस प्रकार से। ठीक है, ये इस तरह से, ये क्या होता है घनाभ की आकृति। तो इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब है एक पृष्ठ का, ये इस प्रकार से एक पृष्ठ का एक तल को हम देखें तो किस तरह से रहता है, वो आयत रहता है। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, वो किसके समतुल्य है, यहाँ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के समतुल्य है, यानी बराबर घन का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लें। ठीक है, और हम ये भी देख रहे हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 486। ठीक है, अब यहां पर हम देखें तो इसको सरल करें, उससे पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। ठीक, अब देखते हैं घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें कितने पृष्ठ होते हैं। घन में होंगे 6 पृष्ठ, ये 1 हो गया, ये पीछे का 2 है ना, इधर का ये 3, ये 4, हम देखते हैं ऊपर में 5 और नीचे में 6 इसके जो है फलक होते हैं। पृष्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। तो यहां पर 6 गुणित घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 486 है। तो घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 486 बटे 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर हम इसको सरल करें तो क्या हो जाएगा, 6 कम 6, 6 48 और 6 कम 6, ये हो गया आपका 81। और हम जानते ही हैं कि घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो एक वर्ग होता है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है भुजा का वर्ग। तो यहां पर भुजा का मान क्या हो जाएगा, भुजा का मान वर्गमूल 81, और भुजा का मान हो जाएगा 81 का वर्गमूल बराबर 9, है ना। हम क्या कर सकते हैं, 81 को 9 गुणित 9 के रूप में लिख सकते हैं, या 9 का वर्ग लिख सकते हैं। ये वर्ग और वर्गमूल कट गया तो क्या है आपका 9 आया। तो भुजा का मान कितना हो गया 9। अब यहां पर पूछा क्या है कि घन का आयतन होगा, और घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर भुजा गुणित भुजा, या भुजा का घात 3 ऐसे हम मान सकते हैं। ठीक है, भुजा का घात 3 भी हम कह सकते हैं। ठीक, तो यहां पर हम देखें तो कितना है भुजा का मान 9, तो भुजा का आयतन क्या, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा 9 गुणित 9 गुणित 9, तो हो गया 9 निया 81, और 81 निया हो जाएगा आपका 81 निया, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 729, ये आपका मीटर में था सभी, तो मीटर का क्या हो जाएगा घन मीटर हो जाएगा, या 729 मीटर का घात 3 हो जाएगा। तो यहां पर ए ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर होगा। ठीक, इस तरह से आपको बना लेना है। अगला हम प्रश्न देखें, घन अपनी मासिक आय का 4/25 भाग अपनी बहन को तथा शेष का 5/42 भाग अपने मित्र को देता है, उसके पास 850 शेष बचता है, तो मोहन का मासिक आय है। यहां पर मोहन के मासिक आय को हम क्या कर लेंगे, 100 मान लेंगे। ठीक है, मोहन की मासिक आय कितनी है 100 है, तो अपने मासिक आय का 4/25 भाग, यानी 100 का 4/25 भाग उसकी बहन को देता है। कहने का मतलब यह है कि 4 का गुणा 100 के साथ करते हैं तो 4 100/25, ये किसको मिल गया, ये उसके बहन को मिल गया। ठीक, तथा शेष का, अब इसमें से जितना शेष बचा है, यानी 100 में हम 4 100/25 को घटा दें तो कितना शेष बचा ये हमको पता चल जाएगा। तो हम देखते हैं 25 का गुणा हम 100 के साथ करते हैं तो 25 100 हो जाएगा, ऋण 4 100 बटे हो जाएगा 25। ठीक है,
अब नीचे नीचे का गुणा होगा, या 100/1 है समझिए, तो 25 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 25 हो गया, 25 का गुणा 100 के साथ, और 1 का गुणा हम 4 100 के साथ किए, तो इस प्रकार से। ठीक है, अब देखते हैं कि 25 100 में 4 100 जब घटा तो हो जाएगा 21 100/25। ठीक, यानी 21 100/25 का कितना भाग, 5/42 भाग, 5/42 भाग उसके मित्र को देता है। तो कितना हो जाएगा, इसको हम यदि हल करें तो यहां पर हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 पछे 25। ठीक है, फिर उसी तरीके से हम देखें तो 21 एकम 21 और 21 दूनी हो जाएगा 42। ठीक, ऊपर में है आपका 100 और नीचे में है 5 दूनी 10। ठीक है, 100/10 भाग जो है उसके मित्र को मिलता है, उसकी बहन को 4 100/25 और उसके मित्र को 100/10। अब देखते हैं यहां पर कि उसकी बहन को कितना मिला है, 4 100/25 और उसके दोस्त को मिल रहा है, उसके मित्र को 100/10। तो हम सबसे पहले ये देखें कि एक समय यदि दोनों के जोड़ को 4 100/25 और धन 100/10 इसके जोड़ को, इसका जोड़ को हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, 25 और 10 का तो हो जाएगा 50, और 25 जो है 50 दो बार में कटेगा तो हो जाएगा 2 का गुणा 4 100 के साथ, तो 8 100 धन, और ये 10 जो है 50 कितने बार में कटेगा, 5 बार में, तो 5 का गुणा हम 5 100 के साथ करें तो ये हो जाएगा 5 100, तो ये हो जाएगा 8 5 13 100/50। मतलब ये दोनों को जो है तो दे दिया, उसका है, उसके बहन और उसके मित्र को दिया, उसका योग है। उसके पास जो धन कितना था, 100 था। एक समय यदि हम 13 100/50 को क्या कर दें, घटा दें, तो क्या कितना उत्तर आ जाएगा, यहां पर देखें तो यहां पर ये बटे 1 से समझिए, इसका गुणा इसके साथ, तो ये 50 100 ऋण 13 100 बटे हो जाएगा 50, तो क्या हो जाएगा, 50 100 में 13 100 घटेगा तो 37 100/50 हो गया। तो 37 100/50 कितने के बराबर है, जो शेष बचा 850 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, अगली बार हम इधर इसको पक्षांतर कर देते हैं, 37 100 बटे ये हो जाएगा 850 गुणित 50। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कितना उत्तर आ रहा है। फिर उसके बाद देखें हम यहां पर, तो 100 बराबर इधर जो गुणा है 37 इधर आकर के 850 गुणित 50 के साथ ये बटे 37 हो जाएगा। 5 पछे 25 का 5 हाथ में आया 2 और 5 8 40 और 2 हो जाएगा 42, और ये शून्य और ये शून्य का आपका शून्य हम लिख सकते हैं, और फिर ये हो जाएगा 37। 37 से कम हो जाएगा 37, तो 42 में 37 घटा, 42 में 37 यदि घट गया तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये हो गया 37 से कम 37 है ना, और ये हो जाएगा 5, 5 के आगे में चला जाएगा तो ये 55 हो जाएगा। फिर हम 37 का पहाड़ा पढ़ें तो 37 एकम फिर 37 हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 में 7 गया तो 8, और यहाँ पर जो है 4 बचा है, 4 में 3 गया तो बच गया 1। फिर उसके बाद आ जाएगा इसमें शून्य, ये देखिए 37 से कम 37 हो गया। और फिर उसके बाद देखते हैं कि थोड़ा सा क्या उत्तर में इस प्रकार से आ रहा है कि नहीं, इसको भी थोड़ा सा चेक कर लें। यहाँ पर हम देखें ये एक एक करके कट रहा है, और मुझे लग रहा है कि कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं बैठ रहा है, इसलिए ये प्रश्न ही कुछ इसमें जो विकल्प दिए हैं ये गड़बड़ है, तो इसमें बोनस अंक मिल सकते हैं। ये इसमें से कोई भी उत्तर इसका सही नहीं आ रहा है। ठीक है, हम इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, और ये उत्तर जो है इसका सही कोई उत्तर नहीं होगा, ये मान के हम चल रहे हैं। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं में से एक है, जिसे सभी संस्कृतियों की जननी कहा जाता है। यह संस्कृति कला, विज्ञान, राजनीति और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए जानी जाती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति इसके मूल सिद्धांत हैं। प्राचीन भारतीय समाज में धर्म, दर्शन, कला और राजनीति के माध्यम से संस्कृति का व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ की पारंपरिक खान पान, नृत्य, संगीत, खेल, वस्त्र और वास्तुकला
हर क्षेत्र में विविधता और विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। भारतीय संस्कृति की यही विविधता इसे वैश्विक पटल पर विशेष स्थान दिलाती है। इसकी परंपराओं में न केवल प्राचीनता है बल्कि आधुनिकता के साथ तालमेल बैठाने की अद्भुत क्षमता भी है। भारतीय संस्कृति को किसकी जननी के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर देखिए भाषाओं के, सभी भाषाओं के क्षेत्र में, कि सभी संस्कृतियों के, कि सभी धर्मों, कि सभी कलाओं। तो यहाँ पर सही उत्तर है सभी संस्कृतियों की जननी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, सभी संस्कृतियों की जननी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांत क्या हैं? यहाँ पर देखें तो धर्म, शक्ति, कला। देखिए शक्ति का जिक्र हुआ ही नहीं है, इसलिए ये तो नहीं है। फिर हम देखते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हाँ जी हाँ, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है, बी इसका सही उत्तर रहेगा। यहाँ विज्ञान और यहाँ कपड़े, ये हो गया, ये सी डी नहीं होगा। ठीक, अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति में धर्म शब्द का मूल मुख्य अर्थ है। धर्म का अर्थ होता है आध्यात्मिकता, अनुशासन को कहा जाता है धर्म। ठीक है, नीति पालन, सामाजिक व्यवस्था या पूजा पद्धति को नहीं कहा जाता। ठीक, फिर आगे हम देखें मोक्ष का समानार्थी शब्द है। मोक्ष, मोक्ष का समानार्थी शब्द हम देखें तो बंधन को तो नहीं कहेंगे, ध्यान को भी नहीं, दर्शन भी नहीं होगा। सही उत्तर होगा कैवल्य। कैवल्य को जो है मोक्ष कहा जाता है। ठीक, अब हम देखें तो उपर्युक्त अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा। तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति के बारे में कहा गया है, इसलिए सही उत्तर होगा आपका भारतीय संस्कृति। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? भारतीय संस्कृति। आगे हम देखें प्रश्न, अब देखते हैं अगला अनुच्छेद। परिश्रम में विकास का रहस्य निहित है। परिश्रम के बल पर ही मनुष्य अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सभी उपलब्धियों को प्राप्त किया है। परिश्रम से ही जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। परिश्रमी व्यक्ति का जीवन दुखमय हो जाता है और ईश्वर भी परिश्रमी व्यक्ति की ही सहायता करते हैं। कहा भी गया है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इतिहास साक्षी है कि जिन लोगों ने निरंतर परिश्रम किया है वे सफल भी रहे हैं। इससे आत्मविश्वास, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति का भी विकास होता है। अब देखते हैं प्रश्न में, यहाँ पर परिश्रम से किसका विकास होता है? परिश्रम से हम देखें तो ऑप्शन में जो दिया है लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति, इन दोनों का विकास होता है। तो ए और सी दोनों सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक, फिर उसके बाद हम देखें मनुष्य अपने जीवन को कैसे सुखमय बनाया, मनुष्य अपने जीवन को किस तरह से सुखमय बना सकता है? तो धन से या परिश्रम से, कि आलस से, कि लोभ से? तो सही उत्तर होगा परिश्रम से। यहाँ पर है परिश्रम से जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। निरंतर का अभिप्राय है, निरंतर का अभिप्राय होता है लगातार। यहाँ पर सी ऑप्शन देखिए लगातार है, ये इसका सही उत्तर होगा। परिश्रम करना क्यों आवश्यक है? परिश्रम लक्ष्य प्राप्ति के लिए, जी हाँ, क्षमता और कौशल की सुधार हेतु, ठीक, आत्मविश्वास की प्राप्ति हेतु, ये सभी, डी इसका सही उत्तर होगा। उपलब्धि शब्द है, उपलब्धि क्रिया है, नहीं है। फिर देखें विशेषण, विशेषण भी नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है। उपलब्धि जो है भाववाचक संज्ञा होगा, ये संज्ञा है। ठीक, आगे हम देखें प्रश्न में कि अनुच्छेद 3 में देखें कि आज की भौतिकतावादी युग में यदि मनुष्य एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना नहीं सीखेगा तो भविष्य में वह अपने ही समाज के विरोधी बन जाएगा। मानवता का ह्रास हर दिशा में देखा जा सकता है, जहां लोग धर्म और राजनीति के नाम पर एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। हर दिन लाखों लोग बेघर हो रहे हैं और मासूम बच्चे अनाथ हो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में आज की शिक्षा धार्मिकता और नैतिक मूल्यों से वंचित होकर मनुष्य को मानवता के बजाय क्रूरता की ओर ले जा रही है। यह जरूरी है कि हम समझें कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रेम और क्षमा मनुष्य की सबसे अनमोल विशेषताएं हैं जो उसे महान बनाती है। परमात्मा का संदेश है कि प्रेम और दया ही सच्चे इंसान की पहचान है। वर्तमान भौतिक युग में मनुष्य किसकी ओर जा रहा है? तो मनुष्य जो है मानवता की ओर नहीं जा रहा है भाई, सभ्यता की ओर भी नहीं, समृद्धि की ओर भी नहीं, दानवता की ओर जा रहा है। यहाँ पर जो है लिखा होगा, मनुष्य लिखा है मानवता का ह्रास हर दिशा में देखा जा सकता है। तो मानवता का विलोम शब्द होता है दानवता। तो यहाँ पर मानवता का अर्थ है किससे जुड़ा हुआ है? तो मानवता का अर्थ जुड़ा हुआ है प्रेम और दया, ये सच्चे इंसान की पहचान है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या है? प्रेम और दया, ये सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है मनुष्य को महान
क्या बनाता है? प्रेम और क्षमा जो है महान बनाता है। ये भी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। विरोधी का विलोम शब्द, विरोधी का विलोम शब्द होगा समर्थक। ठीक है। और मानवता को पुनः स्थापित करने के लिए क्या जरूरी है? तो मानवता को पुनः स्थापित करने के लिए धार्मिकता और नैतिक शिक्षा जरूरी है। यहाँ पर बाकी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर देखिए धार्मिकता और नैतिक मूल्यों से वंचित होकर मनुष्य को मानवता के बजाय क्रूरता की ओर ले जा रही है ना। तो यहाँ पर आज की शिक्षा जो है धार्मिकता और नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 4, गोबरैला गांव देहात में पाए जाने वाला एक अद्भुत कीड़ा है जिसे गाय भैंसों के ताजे गोबर की गंध आकर्षित करती है। वह सुबह होते ही, ये सु हो गया है, सुबह होते ही गोबर की तलाश में निकल पड़ता है और जहां कहीं भी गोबर मिलता है उसे इकट्ठा कर बड़े ध्यान से एक गोले बनाने में जुट जाता है। दिन भर की मेहनत के बाद वह गोले को अपने बिल तक खींच कर लाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे एहसास होता है कि गोला तो बड़ा है और बिल का द्वार छोटा। लाख कोशिशों के बावजूद वह गोला अंदर नहीं ले जा पाता और अंततः उसे बाहर छोड़कर खाली हाथ बिल में लौटना पड़ता है। यह कहानी हमारे जीवन का भी प्रतिबिंब है, जहां हम संपत्ति और धन जमा करने में जीवन बिता देते हैं, लेकिन अंत में इन्हें छोड़कर खाली हाथ ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में गोबरैला किसकी गंध से आकर्षित होता है? तो गोबरैला जो है गोबर की गंध से आकर्षित होता है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। गोबरैला गोले को बिल के अंदर नहीं ले जा पाता, क्यों? क्योंकि गोला बड़ा हो जाता है ना, इसलिए सी ऑप्शन इसका देखिए सही उत्तर है। फिर हम देखते हैं कि हसरत का समानार्थी शब्द इनमें से कौन नहीं है? हसरत, हसरत यानी होता है इच्छा, है ना। तो अभिलाषा इच्छा, आकांक्षा भी इच्छा होता है, ऐष्णा भी इच्छा होता है। तो समानार्थी शब्द ये नहीं है, परिश्रम नहीं है। ठीक है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। कौन नहीं है पूछा है। ठीक। गोबरेला की कहानी हमें किस जीवन मूल्य की शिक्षा देती है? यहाँ पर असार संसार और मोह माया की, है ना। आखिर में तो सब चीज छोड़ना ही पड़ता है। ठीक। तो ये सी ऑप्शन ये सही होगा। फिर देखते हैं अंतिम प्रश्न है, इस कहानी के अंत में गोबरेला क्या करता है? तो गोबरेला जो है गोला छोड़ कर के बिल में चला जाता है और बिल में चला जाता है कहने का मतलब है उस ये जिस तरह से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है धन संपत्ति को छोड़ करके, वैसे ही गोबरेला जो है अपना जो गोला है उसको बाहर में ही छोड़ देता है और अंदर में बिल में चला जाता है। तो कैसा लगा आप लोगों को मॉडल आंसर? जरूर ही अच्छा लगा होगा। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम ऐसे ही मॉडल आंसर लेकर के।